हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो एक कंट्री है या वो एक ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा जा सकता है। अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलके बना है। नॉर्थ में कुछ डिफरेंट तरह के लोग होते हैं देखने में, उनके फिजिकल फीचर्स, इवन उनका नेचर भी डिफरेंट टाइप का होता है। नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं जब अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, पहली बार जब मैं अपनी लाइफ में मुंबई गया था, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम एक बस पकड़ने गए। और सुबह सुबह का टाइम था, शायद 6 बज रहे होंगे। और उजाला हो गया था। हम लोगों ने बस देखी और हमने देखा कि अरे, बस में तो कोई चढ़ नहीं रहा इतनी सुबह सुबह। हम गए भाग के, सामने के दरवाजे से चढ़ गए। और उसने हम, और क्योंकि हम जल्दी में थे तो हमने देखा भी नहीं बस के आसपास, हम जाके बस सीधा चढ़ गए सामने के दरवाजे से। तो जो बस के अंदर जो ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह थे, उन्होंने हमें बोला कि अरे, बाहर निकलो बाहर निकलो, पीछे से आओ, इधर से आगे से चढ़ना अलाउड नहीं है। ओके, हम निकल, हमने सोचा अच्छा अजीब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम चढ़ गए, उतर गए पीछे। पीछे की साइड से चढ़ने गए। और माइंड यू कि ये बात है 2000 शायद 6 की, क्योंकि हम छोटे थे उस वक्त, यानी लाइक 15-16 साल के थे। ऐसे ही एक ट्रिप पे गए हुए थे मुंबई में। मेरा दोस्त शायद 18 का होगा, मैं 16 का होऊंगा, कुछ सीन था। तो क्योंकि उस वक्त और जो ये लो फ्लोर वगैरह बसेस वगैरह हैं, वो दिल्ली में उसके थोड़ा बाद आई हैं। तो जब, और लाइक जब मैं लो फ्लोर का की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब लो फ्लोर बसेस में यस, हर कोई पीछे से ही चढ़ता है। तो चले गए पीछे, पीछे देखा तो लाइन लगी हुई है और लोग लाइन बना के एक क्यू में प्रॉपरली बस में चढ़ रहे हैं। जो कि 2006 के आसपास एक बच्चा जो कि 16-17 साल का हो और दिल्ली में ग्रो अप हुआ हो, उसके लिए अमेजिंग, अनदेखी चीज़, इनक्रेडिबल चीज़ है कि यार लोग लाइन लगा के बस में चढ़ रहे हैं हमारे ही देश में। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, एक इन अ गुड वे, कि यार हमारी कंट्री में इस साइड पे लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। और फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार, अगर मुंबई जैसे शहर में लोग डिसिप्लिन तरीके से नहीं जिएंगे, तो जगह इतनी कम है और लोग इतने ज़्यादा हैं कि जीना या एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिल्ली जैसा केओस वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हैंडल भी नहीं कर सकते जिस तरीके का केओस दिल्ली में होता है। क्योंकि दिल्ली में तो उस टाइम पे ऐसा सिस्टम होता था कि डीटीसी की और या प्राइवेट पुरानी बसें होती थी और लोग बस भाग के उन पर चढ़ जाया करते थे, आगे या पीछे कहीं से भी, और गेटों में लटके हुए होते थे। तो जब मैं छोटा था तो हम लोगों के लिए वो एडवेंचर होता था, बट अब मैं सोचता हूँ कि वो कितना बड़ा सिक्योरिटी हैज़र्ड है एक तरीके से। लाइक एक्सीडेंट्स हो सकता है कितने बुरे, और कितने सारे लोगों को चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। बट एनीवे, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए बोल रहा था कि सिर्फ फिजिकल फीचर वाइज, बट स्वभाव में भी हमारे देश के दूसरे डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट टाइप के लोग हैं। और क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, और जो भी बंदा दिल्ली में बड़ा हुआ होगा, दिल्ली के आसपास है राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान एक्चुअली डायरेक्टली टच नहीं होता, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, सॉरी, या नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में। और ईस्ट की साइड पे यूपी है, या वेस्टर्न यूपी ज़्यादा कहना सही रहेगा। तो इन सारे ही राज्यों में एक पीपल ग्रुप है, उसको कहते हैं जाट, या पंजाब में उनको जट कहा जाता है, बाकी जगहों पे उन्हें ही जाट कहा जाता है। हमारी आर्मी में भी जाट रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट पीपल ग्रुप है ये, कम्युनिटी है, स्पेशली दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में। जो लोग शायद इस एरिया से ना हों, साउथ से हों या ईस्ट से हों, उन्हें शायद इतना ना ज़्यादा ना पता हो इस बारे में, बंगाल या बिहार के एरिया से जो फेमिलियर ना हो देश के इस पार्ट में, हो सकता है उनको इतना ना पता हो। बट जाट रेजिमेंट शायद सुना होगा हर किसी ने। तो एनीवे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पीपल ग्रुप है। अंग्रेज़ों ने जिन कैटेगरीज़ में मार्शल रेस को बनाया था, ये भी उनमें से एक है। हालांकि आई डोंट नो वो कितना सही है, एक्यूरेट है, उनके क्या सोच थे इस तरीके से लोगों को डिवाइड करने के पीछे। मुझे उनके सारे ही कामों में हर लाइक दो तरीके की सोच नज़र आती है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। एनीवे, तो किसी ने सवाल पूछा अभिजीत चावड़ा जी से कि ये लोग एक्चुअली हैं कौन, ठीक है। और जब भी हमारे देश में इस तरीके का एंथ्रोपोलॉजिकल सवाल पूछा जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे आर्यन इन्वेजन थ्योरी और आर्यन पिकनिक थ्योरी और ये सब आ जाती है सारी चीज़ें साथ में, इसके साथ बहुत सारा बैगेज आ जाता है। बट एनीवे, मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग होगा कि
क्योंकि मुझे भी इतना डीपली टू बी ऑनेस्ट नहीं पता. अगर काइंड ऑफ कोई बंदा बिलीव करता हुआ आर्यन इन्वेजन थ्योरी में, तो ये लोग डेफिनेटली उस आर्यन इन्वेजन का पार्ट होंगे, क्योंकि जो फीचर्स माने जाते हैं उन लोगों के, उन वो इनमें प्रोमिनेंट है. तो एनीवे देखते हैं और फिर बात करते हैं इस बारे में. While rereading the history of the Jats, I come across statements like the Jat people are considered as the merged descendants of Indo-Aryans, Indo-Scythian tribes of the region, merging to form the Jat people. They are known as Goths in Germany. बाय द वे आकाश भुल्लर जी ने ये सवाल पूछा है, जो कि नाम से मुझे लग रहा है ये पंजाबी जट कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे. Which was the tribe that defeated the Romans. This is basically stating that Jats are Aryans, and it's false. The Aryan migration theory is a sham. So basically what you're asking is, what is the origin of the Jats, and were they always in India? Excellent question. So let's start at the very beginning. At the very beginning, all the Rigvedic clans were in India. Then you had the Battle of the Ten Kings, in which the losing coalition, all of the clans were expelled out of India. They had to run for their lives. So they went westwards, they went northwards, and then the regions of Uttara Kuru and Uttara Madra were formed, which were named after Kuru and Madra regions of India, which is the Ganga Yamuna region, which is Kuru, and the Madra, which is west of that. So Uttara Kuru and Uttara Madra were named after these ancestral regions of these exiled Rigvedic clans. And later on, these people, these exiled clans, they established great kingdoms in Central Asia. The whole of Central Asia was Indian. It was Indianized. They spoke Indian, Sanskrit-derived languages. And most likely, these are the ancestors of today's Europeans, the ones who spread westwards in great invasions. And these are also ओके, मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया की जो लैंग्वेज है ना, वो जो टर्किक लैंग्वेज है उसके ही लाइक डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी टर्की जो कंट्री है उसमें जो टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है वो भी है. जो सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जैसे ताजिकिस्तान, वहाँ पे पर्शियन भी बोली जाती, वहाँ पे पर्शियन बोली जाती है, पर्शियन का एक डायलेक्ट. लेकिन जो बाकी 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इधर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उज़्बेक या काजाक या तुर्कमैन या किर्गीज़, ये जो भाषाएं हैं ये भी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं टर्किक लैंग्वेज के. और टर्किक लैंग्वेज जो है, जो वर्ल्ड की फेमस लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं, उनमें 3 या 4 स्ट्रीम्स हैं बेसिकली. उसमें से एक स्ट्रीम है इंडो यूरोपियन, सबसे मेजर, सबसे प्रोमिनेंट. दूसरी कही जा सकती है सेमिटिक लैंग्वेजेस, जिसमें अरबिक वगैरह आ जाती हैं. इंडो यूरोपियन में सारी वेस्टर्न यूरोपियन, लैटिन लैंग्वेजेस, जर्मैनिक लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस और पर्शियन लैंग्वेजेस आ जाती हैं. सेमिटिक लैंग्वेजेस में अरेबियन, हिब्रू ये आ जाती हैं. इसके अलावा जो टर्किक लैंग्वेज है, इसमें ये जितनी भी सेंट्रल एशिया और टर्की में बोली जाने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, काजाक, किर्गिज़, तुर्कमैन, उज़्बेक, टर्किश, ये सब आ जाती हैं. और उसके अलावा फिर एक लाइक ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस का अलग ग्रुप है, जिसमें चाइनीज़, जापानीज़, ये सारी आ जाती हैं. तो जो सेंट्रल एशिया की मॉडर्न डे में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, वो टोटली डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती हैं, जिसका कि मॉडर्न डे इंडो यूरोपियन से कोई लेना देना नहीं है. अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स, लिंग्विस्टिक थ्योरीज, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है बाद में. बट शायद इनका ये मतलब नहीं है, शायद इनका मतलब है हिस्टोरिकली, लेट्स सी. क्योंकि जो वैसे भी जो सेंट्रल एशियन टर्किक लोग हैं ना, वो वैसे भी मॉडर्न डे नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया का जो एरिया है वहाँ से आए हुए बताए जाते हैं. नॉर्दर्न रशिया, नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया, वहाँ का जो एरिया है, जो आई थिंक एक जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा कंटिन्यूसली इनहेबिटेड शहर है, वो रशिया में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में. वो एरिया कहा जाता है टर्किक लोगों का ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ से वो लोग आए हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पे टर्किक ओरिजिन की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो हो सकता है कि उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया हो ओरिजिनल सेंट्रल एशियन जो कि सिथियन वगैरह जो थे उन लोगों को. The ancestors of the Scythians and the Kushans, Okay, who were हाँ, also यही कह रहे हैं. basically, see, the Scythians are represented in artwork, modern artwork, as being fair-skinned, European looking skin, blonde-haired or red-haired.
right? That's how they're presented in popular artwork. But when you find Scythian burials, you analyze the DNA, you can tell their skin tone, their hair color, etc. We know that they had light skin, but not white skin. So their skin tone would have been similar to mine, okay? And they had dark hair and brown eyes. So they would look like me, I guess. See, so that's what a typical Scythian looked like. They were of Indian origin. Today they are called Iranian peoples, but the Iranians themselves are of Indian origin, FYI. So these Scythians, they roamed the... Okay, तो just for the sake of it, just for understanding this, कि modern day जो आर्यन invasion theory में जो लोग बिलीव करते हैं या जो लोग प्रपोर्ट करते हैं उस थ्योरी को, वो प्रोपोनेंट्स हैं, वो उनका ये कहना है कि ये सेम ग्रुप था जो मॉडर्न डे यूक्रेन में जगह पड़ी, वोल्गा रिवर वगैरह का जो वेस्ट का एरिया पड़ता है, या वोल्गा रिवर का जो जहाँ पे कैस्पियन सी में वो मिलता है, यूक्रेन और उसके साथ साथ मॉडर्न डे दागिस्तान वगैरह, चेचेनिया का जो एरिया है, यहाँ से प्रोटो इंडो यूरोपियंस निकले थे और वो इस तरफ आने शुरू हुए इंडिया की तरफ, उनकी एक ब्रांच, और एक ब्रांच गई यूरोप की तरफ. अगेन मैं नहीं कह रहा वो सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं, इनकी थ्योरी ये है कि ओरिजिनल ऋग्वेदिक 12 क्लैंस थी जिनकी लड़ाई हुई, 10 किंगडम वॉर, और उसके थ्रू जो एक्सपेल्ड थे वो एक्सपेल होके उस तरफ गए. आई डोंट नो, मुझे क्योंकि इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है ये कहना मुश्किल है. मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं डेफिनेटली किस सबूतों के आधार पे ये बता सकूँ कि नहीं ये थ्योरी सही है, और मैं जानबूझ के साइड लेता भी नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मुझे नहीं अभी ऐसा कुछ दिखा जिससे कि मेरा पक्का यकीन हो जाए इनमें से किसी भी एक थ्योरी पे. मेरा बायस जो है वो शायद आउट ऑफ इंडिया थ्योरी पे जाएगा, क्योंकि मैं इधर से बिलोंग करता हूँ. तो इसलिए मैं अपने बायस को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता, अनटिल अनलेस कि मुझे कोई डिसाइसिव प्रूफ दिखे किसी इस चीज़ को प्रूव करता हुआ. Whole of Central Asia, the great steppes of Central Asia, all the way from Eastern Europe, all the way into present-day Xinjiang, so-called Xinjiang of China, where the Kushans or the Tokharians lived. So it was a great expanse across Eurasia. So these are Indian origin peoples. The Scythians were not one homogeneous people. They had their own clans and subdivisions. They may even have had a number of languages. And one of these Scythian clans was called the Massagetae. The Greek historian Herodotus from the 5th century or 6th century BCE, he wrote about this clan called the Massagetae. They are the Jats. Okay, so these are people who had gone out of India, and their homeland was east of the Caspian Sea. So it was the region of north of Iran and parts of present-day Afghanistan, and they entered in... East of Caspian Sea Afghanistan नहीं है, East of Caspian Sea exactly पड़ता है north of Iran, which is exactly Turkmenistan. North of Iran is exactly Turkmenistan, जो East of Caspian Sea पे पड़ता है. To conflict with the Achaemenid dynasty, the Hakshamanish dynasty of Iran, and they had a great queen called Tamri. In Greek they call her Tomyris, and she fought a great battle with the Persian king Cyrus the Great. It was a terrible battle, the most terrible battle the Greeks had ever seen, and she killed Cyrus the Great and took his head with her in retaliation for his killing her son. So these are the Massagetae or the Mahajats, and they went westwards, and they in Europe they were called the Goths and the Visigoths and the Ostrogoths. So these are the people who actually sacked Rome at one time. So there is this Goths और Visigoths का तो बड़ा like यूरोप में एक सेपरेट फेमस लाइक जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी और जो विजिगॉथ्स थे और गॉथ्स थे, इन्होंने कैसे मतलब हमले किए हैं रोमन एम्पायर पे, इसके बारे में तो बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है. बट उसका कनेक्शन जो ये बता रहे हैं ना कि माज़ागेते जो एक ट्राइब है उससे उसका कनेक्शन, ये क्लैन है उससे उसका कनेक्शन, वो लिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग है. और रही बात गॉथ्स की, तो उनका तो आर्किटेक्चर वगैरह अभी भी स्टैंडिंग है, आपको देखने को मिल जाएगा. Ethnic and cultural continuum that connects
Europe यस, and यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो कंटिन्यूम है वो उससे रिलेटेड लिंक्स या कुछ इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स कुछ मिले वो अच्छा parts of रहेगा. Asia all the way up to India. And so these Masagate or Mahajats are connected to the Jat people of India. The Jat people in India are spread across many states, mostly to a significant extent in Punjab, Haryana, पंजाब but हरियाणा, also in Western UP, वेस्टर्न parts of यूपी, Rajasthan, etc. It's a राजस्थान. very large geographical extent. So the Masagate or the Mahajats, this Scythian clan or tribe, were an extension of the Indian Jat people. It is not known whether they came into India and reunited with the Indian Jats or not, but it is the same people. And the same people, their descendants are still found in Europe. And there is a great similarity in names also of the Jat people and people in certain parts of Europe, especially Germany. Right. So I will refer you to a very good article about this topic. Let me share that on the यार जो जो मैं बोल रहा हूँ वो ये एड्रेस करे जा रहे screen. हैं. इससे ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये वीडियो देखी है पहले लेकिन नहीं देखी. So here it is. The article is called Uttarakuru and the Jats. It's by Dr. Subhash Kak. I highly recommend you read this article. It gives a great deal of information about this very specific question. Very interesting article, and you should read more about more articles by Dr. Kak, who is a wonderful scholar. So that is the answer in brief to this question. It's a very long roundabout story, but the Jats are basically Indians, and they are closely connected to the Mahajats or the Masakate clan of the Scythian people, who were also an Indian people, Indian origin, and they are connected to the Ostrogoths and the Visigoths and various Germanic people as well. गॉथिक पीपल So it's the जो कि same जर्मैनिक का ही ethnicity पूरा. and ancestry overall. Very interesting story. अच्छा, While बहुत ही फैसिनेटिंग ये जो क्या कहेंगे इसे एंथ्रोपोलॉजी है ना, इसमें से अगर बस लोग अपना, जो कि मैं कोशिश करता हूँ, लोग अगर अपना बायस और अपनी जो क्या कहेंगे उसे यार, ईगो हटा दें अपनी, अगर इसमें से कि यार नहीं वो तो हमारे ही बंदे थे या फिर वो हमारे नहीं है तो फिर ये गलत है ये इन्फॉर्मेशन, अगर सिर्फ ये ईगो और बायस हट जाए इसमें से, तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होगा बात करने के लिए. क्योंकि आई डोंट नो यार, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. हिस्ट्री के जैसा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री की ही जो चीज़ें हो रही हैं उसकी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल ब्रांच है. हिस्ट्री जो है वो इवेंट्स के बारे में होती है, ये लोगों के बारे में या ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में. तो इसलिए ये उतना ही या फिर शायद इवन मोर फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये दिखाता है कि लोग क्या डिसीजंस लेते हैं किस तरीके की सिचुएशंस में, और कैसे वो चीज़ फिर हिस्ट्री को प्रोपेल करती है, हिस्ट्री क्रिएट करती है. तो इसलिए बहुत फैसिनेटिंग है. इन्होंने मिस्टर सुभाष काक का एक वो दिया है इंटरव्यू. मैंने इनका नाम सुना है पहले, आई थिंक ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं चेकआउट करूँगा उत्तर कुरु वाला वो जो आर्टिकल है इनका. होपफुली अगर मैं नहीं, मुझे इनके होपफुली इनके डिस्क्रिप्शन में होगा वो इसका लिंक, अगर नहीं होगा तो मैं वापस जाके नाम के साथ भी ऑनलाइन सर्च कर सकता हूँ गूगल पे, तो वो मैं चेकआउट करूँगा और पढ़ूँगा. बट एक चीज़ मैं और भी ये कहना चाहूँगा कि देखो ये सारी जो है ना, जो जो ये हिस्ट्री ये बता रहे हैं सुभाष का किया, जो इनके साइड पे जो लोग हैं ये बता रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर इसको बाहर ले जाया जाता और इसको प्रिंट किया जा सकता कुछ इंटरनेशनल लेवल के एंथ्रोपोलॉजिकल लाइक प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि इसकी जो है एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं, एडमिसिबिलिटी नहीं तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट या एटलीस्ट नॉलेज हो जाए वाइडर लेवल पे दुनिया में. जहाँ की अभी अगर बात की जाए तो ये सिर्फ हमारे देश में या हमारे देश के कुछ जो लोग हैं उनके लेवल पर ही है, और इवन हमारे देश का भी जो करिकुलम है उसमें ये वाली लाइन से बात नहीं की जाती, वेस्टर्न लाइन से ही बात की जाती है, वेस्टर्न जो नैरेटिव है उसको ही टो किया जाता है. तो अगर इसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी या एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट की कोशिश की जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा.